Good evening aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Today's video we will start with the quote of Swami Vivekanand. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो आज ये कोट मैं आप सभी के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप सबको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। कुछ स्टूडेंट्स ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं अभी तक और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी लेट होगा, हम बाद में पढ़ लेंगे। तो एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। आप सभी एग्ज़ाम डेट बार बार पूछ रहे हैं, तो आप सबके लिए मैं यही बताऊंगी कि एग्ज़ाम कल हो या 2 महीने बाद हो, आपकी प्रिपरेशन फुल होनी चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। तो आप सभी को अभी से तैयारी करनी होगी, अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे हम आपको टाइम टू टाइम सभी सुपर टेस्ट सीरीज और थ्योरी सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी अभी से मेहनत करिए सो दैट आपको एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आप इजिली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आज की वीडियो में हम सुपर टेस्ट सीरीज 15 से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2 थ्योरी सीरीज 1 to 10 जो हमने प्रोवाइड कर दी है उसके ऊपर तो बेस्ड ही है और साथ में हम अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पहले रीड करेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर दीजिएगा और मेन कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दीजिए सो दैट हम बाद में आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख सकें कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी चल रही है। आज हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये अवेयर करेंगे कि आप जो है एक ही चैनल पर अच्छे से पढ़ते रहिए और बी अवेयर रहिए फ्रॉम द कॉपी और फेक चैनल से बच के रहिए सो दैट आपको कोई भी मिसगाइड ना कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सुपर टेस्ट सीरीज 15। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, अगर आप पहली बार चैनल पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। Question number 1 is environmental impact assessment was introduced in India in which year? भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किस वर्ष शुरू किया गया था? Options are A 1956, B 1972, C 1978 and D 1986 and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज 1978 ऑप्शन सी। सो जो भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है वो 1978 में शुरू किया गया था। नंबर 2 इज EIA comes under the notification on environmental impact assessment of developmental project 1994 under the provision of which act of India? EIA भारत के किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विकासात्मक परियोजनाओं 1994 के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर अधिसूचना के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010, सी द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 एंड डी इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर सभी मेन कमेंट सेक्शन में देंगे। इज ए ऑप्शन। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो EIA का नोटिफिकेशन है किसके लिए? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑफ 1994। तो ये इस अधिनियम की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली एक्ट ऑफ इंडिया में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो मेन टॉपिक है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के अंदर, तो उसका आंसर रहेगा 1978। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं EIA के 1994 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन सी प्रोविज़न के तहत उनको नोटिफिकेशन के रूप में लागू किया गया था, तो उसका आंसर रहेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। नंबर 3 is consider the following statements regarding the EIA. One is EIA is a tool to anticipate the likely environmental impacts that may arise out of the proposed developmental activities and suggest the mitigation measure and strategy. EIA प्रस्तावित विकास गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगाने और शमन उपायों और रणनीतियों का सुझाव देने का एक उपकरण है। 2 is later the EIA legislation was enacted to include other developmental sections since 1941. बाद में 1941 से
अन्य विकासात्मक वर्गों को शामिल करने के लिए EIA कानून को बढ़ावा दिया गया। 3 the notification makes it not mandatory for the various projects such as mining, thermal power plant, river valley infrastructure and industries, including very small electroplating या फिर foundry unit to get the environmental clearances। अधिसूचना विभिन्न परियोजना जैसे खनन, थर्मल, नदी घाटी इत्यादि के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं बनाती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत उत्तर कौन सा है। आपके ऑप्शन है A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1 and 3 only, E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Very important question for the concept. आंसर है इसका C ऑप्शन 3 ओनली। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत है, 1 और 2 सही है। एज इट इज आप इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए। 3 में देखते हैं क्या गलत है। EIA का नोटिफिकेशन है, ये मैंडेटरी करता है किसके लिए, जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्री जिसमें स्मॉल इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट्स भी इंक्लूडेड है, किसके लिए, फॉर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए। तो ये मैंडेटरी करता है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली, C ऑप्शन। Question number 4 is EIA is now mandatory for how many category of project and these projects get the environmental clearance only after the EIA requirements are fulfilled। तो EIA अब कितनी श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है और इन परियोजनाओं को EIA आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही पर्यावरण मंजूरी मिलती है। ऑप्शंस आर A 10 categories, B 30 categories, C 50 categories and D 80 categories, E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। सभी अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर है B ऑप्शन 30 कैटेगरीज। तो EIA जो है मैंडेटरी है 30 कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, और जो ये प्रोजेक्ट है इनके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की जरूरत होती है कब, आफ्टर द, जब EIA रिक्वायरमेंट सब पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। Number 5 is after 2006 amendment, the EIA cycle comprises of 4 stages. 1 is screening, 2 scoping, 3 public hearing and 4 appraisal। 2006 के संशोधन के बाद EIA चक्र में 4 चरण शामिल हैं। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 2 3 and 4 only, C 3 and 4 only and D 1 2 and 3 only, E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर सभी दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज E ऑप्शन, more than one of the above। तो इसमें सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, बिकॉज जब 2006 में अमेंडमेंट हुई थी EIA साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस मेंशन की गई थी। पहली है स्क्रीनिंग, दूसरी है स्कोपिंग एंड थर्ड वन इज जन सुनवाई एंड फोर्थ इज मूल्य अंकन। तो ये चारों को आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। थ्योरी सीरीज में मैंने पूरा डिटेल में इसको कवर किया, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। नंबर 6 इज अकॉर्डिंग टू द EIA ऑल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स बिटवीन 200 मीटर टू 500 मीटर ऑफ हाई वाटर लाइन एंड एट लोकेशन विद एलिवेशन ऑफ मोर देन 1000 मीटर with investment of more than how much करोड़ रुपीज in this project। EIA के अनुसार इस परियोजना में कितने करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 200 मीटर से 500 मीटर उच्च जल रेखा और 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले स्थानों पर सभी पर्यटन परियोजनाएं हैं। ऑप्शंस आर A 2 करोड़, B 3 करोड़, C 4 करोड़ and D 5 करोड़ and E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आंसर इज D ऑप्शन 5 करोड़। Question number 7, which of the following statements is are not correct regarding the benefits of EIA। EIA के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। Options are A, EIA provides a cost-effective method to obtain adverse impact of developmental projects। EIA विकासात्मक परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को प्राप्त करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान करता है। B, EIA enable the decision maker to analyze the effect of developmental activities। EIA निर्णय निर्माताओं को विकासात्मक परियोजनाओं के लागू होने से पहले पर्यावरण पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।
सी ऑप्शन इज द गोल इज टू एंश्योर इन्वायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लक्ष्य पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और सतत विकास सुनिश्चित करता है। डी इज EIA encourages the adaptation of mitigation strategies in the developmental projects। EIA विकास योजना में शमन रणनीतियों के अनुकूल को प्रोत्साहित करता है। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसमें जो EIA है ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है टू एलिमिनेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें एलिमिनेट करना होता है जो एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके लिए EIA को ये इफेक्टिव मेथड को लागू किया जाता है। अदर ऑप्शन जो करेक्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। Number 8, arrange the following in correct sequence with reference to the EIA process and procedures। EIA प्रक्रिया और प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही क्रम में व्यवस्थित करें। 1 is collection of the baseline data from primary and secondary sources। 2 is prediction of impact based on past experiences and mathematical modeling। 3 is evaluation of the impact versus evaluation of net cost benefit। 4th is preparation of environmental management plan to reduce the impact to minimum। 5th is environmental management plan। तो आपको इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। आपके ऑप्शंस आर गिवन। A is 5 4 3 2 1, B 1 2 4 3 5, C 3 2 5 4 1 and D is 1 2 3 4 5। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। सभी आंसर दीजिए अपना। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1 2 3 4 एंड 5। तो सभी करेक्ट सीक्वेंस में लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो थ्योरी सीरीज को भी आप डिटेल में देख लीजिए अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देखनी है इसके लिए। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नंबर 9 इज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू स्टेप्स इन द EIA प्रोसेस। EIA प्रक्रिया के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। A इज स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, collection, impact prediction, mitigation measure, public hearing, decision making, monitoring and implementation। B is screening, impact prediction, mitigation measure, public hearing, scoping, monitoring and implementation, decision making, collection। C is scoping, collection, impact prediction, mitigation measure, public hearing, screening, decision making, monitoring and implementation। The option is scoping, public hearing, screening, decision making, monitoring and implementation, collection, impact prediction and mitigation measure। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer correct sequence में लगाना है। Very important question। आंसर है इसका ए ऑप्शन। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, फिर स्कोपिंग करते हैं, फिर कलेक्शन करते हैं, फिर इम्पैक्ट प्रेडिक्शन होता है, देन मिटिगेशन मेजर्स को फॉलो किया जाता है, उसके बाद पब्लिक हियरिंग होती है, फिर डिसीजन मेकिंग होती है रिलेटेड विद द हियरिंग, और लास्ट में मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये सभी EIA की प्रोसेसेस है इन द करेक्ट सीक्वेंस। नंबर 10 इज इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट्स where the project proponent has submitted the complete information within how many days। पर्यावरण मंजूरी परियोजना के मामलों में जहां परियोजना समर्थकों ने पूरी जानकारी कितने दिनों के भीतर जमा कर दी है। ऑप्शंस है A 10 days, B 30 days, C 60 days and D 120 days। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जब प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट में जो प्रोपोनेंट्स होते हैं उनको सबमिट करनी होती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन जो ऑप्शंस में नहीं है, 90 डेज। स्टूडेंट 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, तो उनके लिए मैं ये बताऊंगी शायद वो चैनल पर न्यू होंगे या फिर उन्होंने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए होंगे। तो अभी तक हमने आपको अराउंड 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पर। 850 प्लस क्वेश्चंस हो गए हैं
और टेलीग्राम चैनल पर भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी। तो सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए, अटेम्प्ट करते रहिए। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और करेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अंडरटेक द मॉनिटरिंग ऑफ क्लियर्ड प्रोजेक्ट्स देयर आर 6 रीजनल ऑफिसेज विच ऑफ द ऑफिसेज इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लियरेंसेज। पर्यावरण मंजूरी के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन सा कार्यालय इस मंजूरी में शामिल नहीं है? ए भुवनेश्वर, बी चंडीगढ़, सी लखनऊ एंड डी शिलोंग। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। राइट आंसर है इसका ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो 6 रीजनल ऑफिसेज होते हैं जिसका नाम है शिलोंग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, लखनऊ एंड भोपाल। तो सभी इसमें इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड पूछा था, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नंबर 12 इज फोटो आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल मेंटेन द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ विच एटमॉस्फेरिक लेयर। ऑप्शंस आर ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी ट्रोपोस्फेयर, सी थर्मोस्फेयर एंड डी मीजोस्फेयर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो गैस के अणुओं का फोटो आयनीकरण किस वायुमंडलीय परत के तापमान प्रोफाइल को बनाए रखता है? सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन, थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर जो लेयर होती है ये अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर होती है और ये डायरेक्टली किसके ऊपर होती है? मीजोस्फेयर के। और किसके नीचे होती है? एक्सोस्फेयर के। थर्मोस्फेयर लेयर होती है, इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती हैं जो कॉज करती हैं फोटो आयनाइजेशन की प्रोसेस, या फिर जिसको फोटो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। To question number 13, according to the environmental impact assessment, public hearing is not mandatory for the projects like। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के अनुसार परियोजना के लिए जन सुनवाई अनिवार्य नहीं है, जैसे कि ए रिवर वैली प्रोजेक्ट, ई ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट, सी माइनिंग प्रोजेक्ट एंड डी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि भवन निर्माण परियोजना। तो इसके लिए पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी नहीं है इन प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989, द लिमिट फॉर द पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH in waste oil suitable for recycling should be less than how many %? खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1989 के अनुसार रिसाइकलिंग के लिए उपयुक्त अपशिष्ट तेल में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सीमा कितनी कम होनी चाहिए? ए 3%, बी 6%, सी 12% एंड डी 18%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, लेस देन 6%। तो जो ये रूल है हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1989, ये प्रीवियस सीरीज में मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है, तो आप उसको भी देखिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि लिमिट जो है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो वेस्ट ऑयल के लिए सुटेबल होते हैं, रिसाइकलिंग की जाती है, वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 6% होनी चाहिए। तो ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 आर। जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. रिस्ट्रिक्टिंग हंटिंग, किलिंग और ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों के शिकार, हत्या या अत्यधिक शोषण को प्रतिबंधित करना। 2. रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ पीपल टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वस्थ पर्यावरण के लोगों के अधिकार को पहचानना। 3. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड इन्वायरमेंट, वन्य जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक आवासों और पर्यावरण का संरक्षण करना। ऑप्शन है आपके, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए 1 and 2 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली, सी 3 and 4 ओनली एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी।
राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। इसको एज इट इज आप लर्न कर लीजिए, और प्रीवियस थ्योरी में सारी एक्ट्स को मैंने पूरा डिटेल में कवर किया, तो होप सो आप सबने अच्छे से देख ली होगी वो सीरीज। Question number 16. The committee which review the EIA and EMP reports of developmental project in Ministry of Environment, Forest and Climate Change is called as। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में विकास परियोजनाओं की EIA और EMP रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति को क्या कहा जाता है? ए, इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी, बी, प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी, C, Project Evaluation Committee, and D, Environmental Clearance Committee. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन, Environment Appraisal Committee। तो जो ये कमेटी होती है ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म करती है, बनाती है। इसमें अप्रेज किया जाता है प्रोजेक्ट को जो कमीशन होते हैं बिना किसी प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के। तो इसलिए इसमें जो केसेस ऑफ वॉलेशन होते हैं वो भी टर्म किए जाते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया था जून 2017 में 3 साल के लिए। तो इसलिए ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आपको याद रखना है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी। क्वेश्चन नंबर 17, डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्टिसाइड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कीटनाशकों की विभिन्न श्रेणियों के क्षरण को क्या कहा जाता है? ए, बायोमैग्निफिकेशन, जैव अवर्धन, बी, बायो ऑगमेंटेशन, जैव वृद्धि, सी, बायोमिनरलाइजेशन, जैव खनिजीकरण, डी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ये एक बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन होता है, एक या एक से ज्यादा जो मिक्सचर केमिकल कंपाउंड होते हैं उनका। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है विद द होल सेल्स के साथ, और उनके जो लाइजेट्स होते हैं या फिर प्योरीफाइड जो एंजाइम होते हैं उसके साथ इस प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली ज्यादा मात्रा में ये इफेक्टेड होती है, किसके साथ? प्योरीफाइड एंजाइम के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, द इफेक्ट ऑफ सल्फेट एरोजोल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज 2। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फेट एरोजोल का क्या प्रभाव है? ए, डिक्रीज प्रेसिपिटेशन, वर्षा में कमी करना। ऑप्शन इज कूल ग्लोबल क्लाइमेट, एंड सी, वार्म ग्लोबल क्लाइमेट, एंड डी, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। ध्यान से अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, कूल ग्लोबल क्लाइमेट। तो जो ये एरोजोल्स होते हैं ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं अर्थ के ऊपर। एज पर द UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने ये नोट किया था कि जो सल्फेट एरोजोल होते हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं कुछ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए, एज कम्पेयर टू जो वेल मिक्स्ड ग्रीन हाउस गैसेज है उनके कंपैरिजन में। इसलिए जो ये कूलिंग है ये लोकलाइज्ड होती है और टेम्परेरी लेवल पर कंडक्ट होती है। Question number 19 is, a wetland ecosystem has a very high biological oxygen demand. Which of the following statements about such a wetland is correct? एक आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत अधिक जैविक ऑक्सीजन की मांग होती है। ऐसी आर्द्र भूमि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आर ए, इट हैज वेरी लो लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन, बी, it has high level of microbial pollution, C, it has highly turbid, and D, all of the above. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। तो इट हैज हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इट इज अ अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड। तो ये एक अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है जो चाहिए होता है किस लिए? एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए, जो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं गिवन वाटर सैंपल के अंदर, और इसके लिए कुछ सर्टेन टेम्परेचर होता है विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये एक्टिविटी कंडक्ट होती है। इसलिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू होती है ये मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस की जाती है मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर लीटर ऑफ सैंपल। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर।
और इसके लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच अमंग द फॉलोइंग सर्फेसिस हैज द मैक्सिमम एल्बिडो। निम्नलिखित में से किस तह में अधिकतम एल्बिडो होता है? ऑप्शंस हैं ए लीफी क्रॉप्स, बी ड्राई सैंड, सी calm sea water, and D dark asphalt, and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन ड्राई सैंड। तो एल्बिडो क्या होता है पहले देख लेते हैं। एल्बिडो एक नॉन डायमेंशनल यूनिटलेस क्वांटिटी होती है जो इंडिकेट करती है कि कितना सरफेस या वेल सरफेस रिफ्लेक्ट करता है सोलर एनर्जी को। इसलिए जो स्नो होती है या आइस या बर्फ होती है उनका हाई एल्बिडो होता है, और जो डार्क रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका एल्बिडो होता है कम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आर ए कंजर्वेशन एंड सर्वे ऑफ फोना फ्लोरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, B preservation and control of pollution, C afforestation and regeneration of degraded areas, and D protection of environment in the framework of legislation. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज E ऑप्शन more than one of the above। तो जो कंजर्वेशन सर्वे ऑफ फोना फ्लोरा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होता है ये इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट की। और बी भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें प्रिजर्वेशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन किया जाता है। और ए फॉरेस्टेशन यानी कि वन रोपण और अवक्रमित क्षेत्रों का उत्थान करना और कानून के ढांचे में पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये सभी प्रिंसिपल एक्टिविटीज हैं इस मिनिस्ट्री की। नंबर 22 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज is an Indian government ministry and this ministry is headed by which of the following? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है और इस मंत्रालय का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सी नीति आयोग डेप्यूटी चेयरमैन, एंड डी सेक्रेटरी रैंक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज डी ऑप्शन सेक्रेटरी रैंक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर। तो जो मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है वो करंटली हेल्ड किया जा रहा है बाय द भूपेंद्र यादव। ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 23 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेन टूल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। पर्यावरण और वन मंत्रालय के मुख्य उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 इज इन्वायरमेंटल सर्वे पर्यावरण सर्वेक्षण, 2 कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण, 3 कलेक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रह और प्रसार, एंड डी इज रीजनरेशन प्रोग्राम। एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, C 3 only, and D is 4 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज बी ऑप्शन 2 ओनली। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन आएगा इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या की जगह क्या आ जाएगा? पर्यावरण नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 24 द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया is a statutory organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established in which year? भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। यह कब स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आर ए 1947, बी 1972, C 1986 and D 2005. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज E ऑप्शन none of the above। तो राइट आंसर इसमें 1974 हो जाएगा, बिकॉज जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में। कौन सी एक्ट के तहत? वाटर एक्ट ऑफ 1974 के तहत।
नंबर 25, व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शंस आर ए, प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स in different areas of state by prevention and control. B, to improve the quality of air and to prevent, control or abate the air pollution in the country. C, the central government has also been issuing the guideline to the state on the various environmental issues. And D is all of the above. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसमें डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी प्रिंसिपल फंक्शन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के. ये रोकथाम करता है, नियंत्रण करता है, राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की सफाई को भी बढ़ावा देता है. साथ में वायु की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करते हैं और देश में वायु प्रदूषण को रोकना या नियंत्रित करने का भी या उसको कम करने का काम करते हैं. और साथ में केंद्र सरकार जो है वो विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर राज्यों के साथ मिलजुल कर काम करती है और साथ साथ निर्देश जारी करती है. एस्पिरेंट 25 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? आप सभी अपना फीडबैक मेन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं ये भी आपको बताना है मेन कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट द वाटर लॉस? स्थलीय क्षेत्र के जल हानि को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती परिवर्तन होता है? 1 is हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, 2 टाइनी लीव्स, 3 थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स. आपको इसमें से करेक्ट कोड चूज करना है. ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी 1, 2 एंड 3 ओनली. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली. तो इसमें सभी ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं. जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर वैक्स कोटिंग होती है जो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को थ्रू द इवेपोरेशन प्रोसेस. तो पानी को लॉस होने से ही रोकती हैं. डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उस पर स्मॉल लीव्स होती हैं जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो, सरफेस ऑफ लीव से भी और इनसाइड ऑफ लीव से भी. इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है कि कम से कम वाटर लॉस हो. Number 27, which of the following statements about the National Green Tribunal is are not correct? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A is it is a statutory body established under the Environment Protection Act of 1986. B, tribunal is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure. C, NGT is not empowered to hear the issues related to the national parks, sanctuaries and tiger reserves. D is retired Justice Adarsh Kumar Goyal is the current chairman of NGT. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए ऑप्शन. तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो गलत है बिकॉज जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या अदर रिसोर्सेज से रिलेटेड है. तो इसलिए ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह क्या जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010. इसलिए ये गलत हो जाएगा. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है एज इट इज. आप इसको एग्जाम के लिए लर्न कर लीजिए यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 28, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट gives a polluter how much percentage rebate of applicable cess upon installing the effluent treatment equipment. जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम एक प्रदूषक को अपशिष्ट उपचार उपकरण स्थापित करने पर लागू उपकर की कितनी प्रतिशत छूट देता है? A 20%, B 40%, C 70% and D 80%. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी ऑप्शन 70%. तो जो ये एक्ट है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट ये पोल्यूटर को 70% का रिबेट देती है अगर वो एप्लीकेबल हो सेस के लिए अपॉन इंस्टॉलिंग द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट. Number 29, the Water Prevention and Control of Pollution Cess Act was enacted in which year
to provide for the levy and collection of cess on water consumed by the persons operating and carrying on certain types of industrial activities. जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने और चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए गए पानी पर उपकर लगाने या फिर संग्रह करने के लिए। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है। तो क्वेश्चन को, ऑप्शन को, सभी चीज़ों को आपको, एक्सप्लेनेशन को भी याद रखना है एग्जाम तक। आपके ऑप्शन है ए 1972, बी 1974, C 1977 and D 1980 and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन 1977। तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 में एनेक्ट की गई थी और ये प्रोवाइड करती है लेवी या कलेक्शन ऑफ किसी भी सेस का वाटर जो कंज्यूम किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, तो कैरी करते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को। क्वेश्चन नंबर 30, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट ऑफ 1977, one option is the act was passed to generate financial resources to meet the expenses of central and state pollution board. केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्डों के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। 2 is the act create the economic incentive for the pollution control and requires the local authority and designated industries to pay a cess act for the water effluent discharge. अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देता है। स्थानीय प्राधिकरणों और नामित उद्योगों को जल प्रवाह निर्वहन के लिए एक उपकर या कर का भुगतान करने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन इज टू इन्वेस्ट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण में पूंजी निवेश करना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन कोड। ऑप्शंस आर ए 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2 and D all of the above, E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है एज इट इज, आप इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए। टू क्वेश्चन नंबर 31, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस आर। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की महत्वपूर्ण प्रावधान है। ए, एयर एक्ट फ्रेमवर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर एक्ट ऑफ 1974। B, the Air Act expanded the authority of central and state board established under the Water Act to include the air pollution control. C, states not having the water pollution board were required to set up air pollution board. And D is all industries operating within the designated air pollution control area must obtain a consent from the state board. And E is none of the above, more than one of the above. Try to give your answer. सभी अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए। राइट आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो एयर एक्ट जो फ्रेमवर्क है ये सिमिलर है किसके, वाटर एक्ट ऑफ 1974 के, तो ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो वायु अधिनियम है उसने वायु प्रदूषण नियंत्रण को शामिल करने के लिए जल अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय और राज्य बोर्डों के अधिकार का विस्तार किया है, ये भी सही है। तीसरा, जिन राज्यों में जो जल प्रदूषण बोर्ड नहीं है उन्हें वायु प्रदूषण बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता है, ये भी करेक्ट है। और लास्ट वन इज निर्दिष्ट जो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र है उसके भीतर संचालित सभी उद्योगों को राज्य बोर्डों से सहमति प्राप्त करने की होगी, तो ये जरूरी है। तो ऑल आर करेक्ट एज इट इज, आप इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 32, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 took place because methyl isocyanate reacted with which element? Options are A, carbon dioxide, B, methane, C, water and D, ammonia. E, none of the above, more than one of the above. So this is the most repeated question in the exam. ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई थी क्योंकि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो किस प्रकार के तत्व के साथ प्रतिक्रिया किया था। आपके ऑप्शंस गिवन है, सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, वाटर। तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है ये वोलेटाइल होता है,
कलरलेस लिक्विड होता है और ये एक्सट्रीमली फ्लेमेबल होता है, इजिली कैच कर लेता है फायर को, और ये एक पोटेंशियली एक्सप्लोजिव भी होता है जब ये एयर के साथ मिक्स करता है। तो MIC है, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और उसकी वजह से जो हीट है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है और साथ में मिथाइल एमाइन या कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो लिक्विड या वेपर होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं और जब इनको इनहेल या इंजेस्ट कर लेते हैं और ये एक्सपोजर हो जाते हैं आइज या स्किन के साथ, ये हार्म करते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर और स्किन के ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन इज द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सेकेंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन लैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में बंजर द्वीप पर पाया जाता है। थर्ड, द पीटी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। पीटी पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप समूह के द्वीपों में स्थित है। करेक्ट आंसर आपको इसमें से चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, C 3 only and D 1, 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3। तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एज इट इज आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड was constituted in which year under the provision of Water Prevention and Control of Pollution Act? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था? प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके ए 1970, बी 1972, सी 1973 एंड डी 1974। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव एन आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। राइट आंसर इज डी ऑप्शन 1974। प्रीवियस सुपर थ्योरी सीरीज जो है उसमें हमने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड पूरा डिटेल में कवर किया है, तो आप उस थ्योरी सीरीज को अगर मिस किया आपने तो आप उसको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? ए द प्लानिंग प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन इन द स्टेट। राज्य में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए योजना कार्यक्रम। बी एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द मैटर्स ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण के मामलों में समय समय पर राज्य सरकार को सलाह देना। सी कलेक्शन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू पोल्यूशन कंट्रोल। प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में सूचनाओं का संग्रह और प्रसार करना। डी कंडक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान एवं विकास में संचालन और भागीदारी करना। E is none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आंसर है इसका E ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो प्लानिंग प्रोग्राम है ये प्रिवेंशन और कंट्रोल करता है पोल्यूशन का इन द स्टेट, एडवाइजिंग, और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये काम करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो मैटर्स होते हैं पोल्यूशन कलेक्शन या फिर डिसएमिनेशन और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और ये किसके रिगार्ड होते हैं? पोल्यूशन कंट्रोल या फिर कंडक्शन करने के लिए। तो इसमें पार्टिसिपेशन भी किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड होता है। तो ये सभी फंक्शन जो है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर मेंशन है, आप इसको याद रखिएगा एग्जाम तक। नंबर 36, EAS has been carried out to decipher and document the overall environmental scenario of the state of Bihar. The overall environmental scenario is mainly controlled by how many factors? EAS बिहार राज्य के समग्र पर्यावरण परिदृश्य को समझने और दस्तावेज करने के लिए किया गया है। समग्र पर्यावरणीय परिदृश्य मुख्य रूप में कितने कारकों द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शंस हैं आपके A1, B3, C5 and D9। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन 3। सो जो EAS है ये कैरिड आउट किया जाता है, डिसिफर करता है ये, और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द ओवरऑल इन्वायरमेंटल सिनेरियो ऑफ स्टेट ऑफ बिहार के लिए। तो इसमें जो इन्वायरमेंटल सिनेरियो होता है ये मेनली 3 फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो है वहाँ के,
दूसरा इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स जो हैं, और तीसरा है लेवल ऑफ डिग्रेडेशन या फिर एंथ्रोपोजेनिक और जियोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 37, द concept of EIA was pioneered in which country in 1969 with the formulation of National Environmental Policy? EIA की अवधारणा 1969 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के निर्माण के साथ किस देश में अग्रणी थी? ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी जर्मनी, C USA and D Russia. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर इज सी ऑप्शन USA. सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ EIA है ये USA ने पायनियर किया था 1969 में विद द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी उन्होंने फॉर्मुलेट की थी। क्वेश्चन नंबर 38, the soil conservation program, the tillage where residues of previous crops are left in soil is called as. मृदा संरक्षण कार्यक्रम जुताई जिसमें पिछली फसलों के अवशेष मिट्टी में छोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस आर ए कंटूर फ्लोइंग समोच्च जुताई, बी कंजर्वेशन टिलेज, सी reduced tillage and D all of the above. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका बी ऑप्शन कंजर्वेशन टिलेज। तो कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है? ये एक टिलेज प्रैक्टिस होती है जो बिल्डअप करती है क्रॉप रेजिड्यू को सॉइल सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होता है मिनिमाइज होता है जो इम्पैक्ट है वाटर या फिर विंड इरोजन का सॉइल के ऊपर। Number 39, India generates about how much million tons of plastic waste annually according to the official estimate? आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत सालाना लगभग कितने मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है? ऑप्शन है आपके ए 3.4 मिलियन टन, बी 4.1 मिलियन टन, C 5.9 million tons and D 7.1 million tons. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका ए ऑप्शन 3.4 मिलियन टन्स। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये फैक्ट। Come to question number 40. The United Nations Development Program aims to almost triple its plastic waste management 200 cities in India by which year? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य है किस वर्ष तक भारत के 100 शहरों में अपने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को 3 गुना करना है? ऑप्शन है आपके ए 2022, बी 2023, सी 2024 एंड डी 2025. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका सी ऑप्शन 2024. सो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका मेन एम है कि ट्रिपल करना है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को 100 सिटीज के इंडिया के अंदर बाय 2024. क्वेश्चन नंबर 41. द स्कोप ऑफ द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट SOE डॉक्यूमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? पर्यावरण की स्थिति दस्तावेज का दायरा क्या है? ए टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की स्थिति का सटीक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए. बी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिसीज ऑन द इन्वायरमेंट, पर्यावरण पर नीतियों के परिणामों के लिए. सी टू बी क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव फर्दर डिसीजन मेकिंग, प्रभावी आगे निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होना. या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. राइट आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. सो ये सारे स्कोप है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के, इसको भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जॉइंटली एफर्ट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट फॉर बिहार? बिहार के लिए पर्यावरण राज्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसके संयुक्त प्रयास हैं? ऑप्शन है आपके ए बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटना, बी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव एन आंसर. अपना आंसर दीजिए. राइट आंसर है इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन. तो इसमें ए और बी और सी जो है ये तीनों करेक्ट है, ये तीनों मिलके
स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है बिहार के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 is environmental appraisal studies EAS have been carried out to decipher and document the overall environmental scenario of the state of Bihar. In general, EAS covers how many standard environmental parameters? बिहार राज्य के समग्र पर्यावरणीय परिदृश्य को समझने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। सामान्य तौर पर EAS कितने मानक पर्यावरण मानकों को कवर करता है? आपके ऑप्शंस हैं A10, B6, C11 एंड D4. E none of the above, more than one of the above. So जिन भी एस्पिरेंट ने थ्योरी सीरीज को अच्छे से सुना होगा वो अच्छा से इसको समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चन करेक्ट आंसर दे रहे होंगे। आंसर है इसका सी ऑप्शन 11। तो इसमें 11 जो स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो आपको एक बार मैं बता देती हूँ, जिसमें ए बायोटिक फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे और बायोटिक 2 नंबर के फैक्टर्स बताए थे, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी आता है 1 नंबर पे और 2 पे आता है सोशो इकोनॉमिक। ए बायोटिक में जो जियो इन्वायरमेंटल थे उसमें जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, पेडोलॉजी, लैंड यूज, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर आता है, और नॉन जियो इन्वायरमेंटल में क्या आता है? मेट्रोलॉजी, एयर क्वालिटी और नॉइस लेवल। तो ये 11 फैक्टर्स हैं, एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जियोलॉजिकली बिहार रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम नॉर्दर्न फ्रंट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर बिहार भारतीय उपमहाद्वीप के चरम पर उत्तरी मोर्चों के प्रतिनिधित्व करता है, इसमें क्या शामिल है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ए इज द बेल्ट ऑफ हिमालयन फुटहिल्स इन द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ईस्ट चंपारण, बी द वास्ट गंगा प्लेन, सी द विंध्यन कैमूर प्लेट्यू एक्सटेंडेड इनटू मधुबनी रीजन, डी द स्पोरेडिक एंड स्मॉल गोंडवाना बेसिन आउटलायर्स इन द रोहतास डिस्ट्रिक्ट, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर इज बी। तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, वास्ट गंगा प्लेन, बिकॉज अदर ऑप्शन इनकरेक्ट है। देख लेते हैं क्या गलत है। ए ऑप्शन में जो बेल्ट है हिमालयन फुटहिल्स की, ये नॉर्दर्न फ्रिंज में है, किसके? वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण के। और सी ऑप्शन में क्या गलत है? जो विंध्यन कैमूर प्लेट्यू है ये एक्सटेंड करता है रोहतास रीजन में, तो मधुबनी की जगह क्या आ जाएगा? रोहतास रीजन। डी ऑप्शन में देखते हैं, जो स्पोरेडिक और स्मॉल गोंडवाना बेसिन है ये आउटलायर्स में है, किसके? बांका रीजन के, तो यहाँ पर बांका रीजन आ जाएगा। तो अदर स्टेटमेंट्स जो हैं इसकी मैंने आपको बता दी है क्या गलत है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। Come to question number 45. As per the environmental resources, Brown agenda includes which of the following parameters for study? पर्यावरण संसाधनों के अनुसार ब्राउन एजेंडा में अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर शामिल है? ऑप्शंस है ए एयर क्वालिटी, बी सीवेज, सी फॉरेस्ट एंड डी बायोडाइवर्सिटी। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है इसका ई ऑप्शन। तो इसमें ए और बी जो है ये करेक्ट है, ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली ब्राउन एजेंडा के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द गिवन कोड्स आर करेक्टली मैच्ड इन द गिवन कॉलम? दिए गए कॉलम में दिए गए कूटों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए ब्राउन एजेंडा एम्बियंट एयर क्वालिटी एंड सीवेज ट्रीटमेंट, बी ग्रीन एजेंडा फॉरेस्ट वेजिटेशन बायोडाइवर्सिटी फौना एंड फ्लोरा, सी ब्लू एजेंडा वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर स्ट्रेस, एंड डी ऑल आर करेक्ट। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। जो ब्राउन एजेंडा है ये एम्बियंट एयर क्वालिटी के बेसिस पे इसको मापा जाता है, मेजर किया जाता है, और सीवेज ट्रीटमेंट के बेसिस पे। जो ग्रीन एजेंडा के अंदर आते हैं उसमें फॉरेस्ट आ जाएंगी, बिहार की जो भी वेजिटेशन है, बायोडाइवर्सिटी, प्लांट एनिमल फ्लोरा फोना है, इन सबको इस पे मेजर किया जाता है। तो ये किसके अंदर आते हैं? ग्रीन एजेंडा के अंदर।
सी में है ब्लू एजेंडा। ब्लू एजेंडा के अंदर मेजर किया जाता है कि वोटर अवेलेबिलिटी कितनी है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वोटर स्ट्रेस एरिया कौन से हैं बिहार के अंदर या फिर इंडिया के अंदर। Number 47, as per the Industrial Incentive Policy of Bihar 2006, it has been observed that several rules and regulation applicable to the industry need not to be required for the IT industry, and there would be a provision of self-certification and software unit would be not exempted from the following. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बिहार 2006 के अनुसार यह देखा गया है कि उद्योग पर लागू होने वाले कई नियमों और विनियमों को आईटी इंडस्ट्री स्वयं प्रमाणन का प्रावधान होगा और सॉफ्टवेयर इकाइयों को निम्नलिखित से छूट नहीं दी जाएगी। तो आपको बताना है कौन से हैं जो एग्जेम्प्टेड नहीं हैं। ए इज पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट टू बी इफेक्टिव ओनली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। बी लीगल पावर कट। सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन द स्टेट। D. Zoning regulation in the respect of location. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Very important question. सभी आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसमें सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैं जो बिहार स्टेट के अंदर एस्टैब्लिश हैं उनको एग्जेम्प्टेड नहीं किया गया है। उनके ऊपर जो ये पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंगली रूल और रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल होंगे इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है जिनके ऊपर ये रूल नहीं लगेंगे वो आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन को छोड़ के सभी ऑप्शन में जो दिए हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो केवल सरकार के अनुसार प्रभावी होने के लिए है, और कानूनी बिजली कटौती, और साथ में स्थान में जो संबंध में जोनिंग विनियम है वो भी इसमें एग्जेम्प्टेड है। Number 48, as per the procedure for obtaining the site clearances, the industries listed in Annexure 3 shall submit EIA and EMP with application provided the project cost is A. more than 1 crore, B. less than 1 crore, C. 1 crore and D. 2 crore. E. none of the above, more than one of the above. साइट क्लियरेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसार अनुबंध 3 में सूचीबद्ध उद्योगों को आवेदन के साथ EIE और EMP जमा करना होगा बशर्ते कि परियोजना लागत कितनी होगी। तो आपको सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है इसका ए ऑप्शन, मोर देन 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 49, क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल और क्लियरेंस ऑफ एनी प्रपोज साइट और लोकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स आर स्पेसिफाइड अंडर विच एनेक्चर। मौजूदा इकाइयों के स्थानांतरण के संबंध में किसी प्रस्तावित स्थल या स्थान के अनुमोदन मंजूरी के लिए मानदंड नीचे निर्दिष्ट किस एनेक्चर में दिए गए हैं। ए 1, 2 and 3, बी एनेक्चर 2, 1 and 6, सी 3, 4 and 5 and D all of the above. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसमें सी ऑप्शन। तो एनेक्चर 3, 4 and 5 के अकॉर्डिंगली अप्रूवल दी जाती है, क्लियरेंस दी जाती है किसी भी प्रपोज साइट लोकेशन की या फिर रीलोकेट करना हो किसी भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सुपर टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन नंबर 50। Agani, this is the main crop in Bihar. It contains all the crops which is sown during the rainy season immediate after the onset of monsoon. Which of the following crop is Agani in the given below? अगानी यह बिहार की प्रमुख फसल है। इसमें वे सभी फसलें शामिल हैं जो बरसात के मौसम में मानसून आने के तुरंत बाद बोई जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल अगानी है? आपके ऑप्शन है ए वीट, बी राइस, सी pulses and D vegetable. E none of the above, more than one of the above. So try to give your right answer in the comment section. Answer is B option rice. तो अगानी क्रॉप आपको याद रखना है, ये मेन क्रॉप है बिहार की। इसके अंदर वो सभी क्रॉप्स आ जाती हैं जो रेनी सीजन के इमीडिएट आफ्टर यानी कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून में बोई जाती है। जो मेन पैडी क्रॉप है इसको टिल अगस्त तक सोन करते हैं और इसको जो हार्वेस्ट करते हैं वो कब करते हैं? नवंबर से दिसंबर तक। इसीलिए जो बिहार है इसके अंदर वेल एस्टेब्लिश राइस कल्चर है। और मेन जो राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है बिहार की वो भी आपको याद रखना है, पूर्णिया है, मधुबनी,
दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा एंड रोहतास। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 15 फॉर द पेपर 2। होप सो आप सबके क्वेश्चन जो है वो मोस्टली करेक्ट होंगे। अगर आपने थ्योरी सीरीज को अच्छे से रिवाइज किया है तो जो भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट कैंडिडेट थ्योरी सीरीज को और हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, बिकॉज ये हमारी वीडियो जो है वो एग्जाम बेस्ड पैटर्न है और सिलेबस पैटर्न है। इसीलिए आपको ये सभी वीडियोस को देखते रहना है और रिवाइज करते रहना है, और जैसे हम बोल रहे हैं वैसे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो कुछ ही कैंडिडेट हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो थ्योरी सीरीज को और हमारी सुपर टेस्ट सीरीज को लगातार सोल्व कर रहे हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी इंप्रूव हो रही है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि थ्योरी सीरीज को पहले देखें और फिर उसके साथ जो सुपर टेस्ट सीरीज दी है, जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर भी, टेलीग्राम चैनल पर भी, और साथ साथ जो हम कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होने के बहुत चांस है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही अच्छा और मजबूत बनाइए सो दैट आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकें। फ्रेंड्स, आप सभी का होमवर्क है, आपको नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क करना है कि आपको सारी वीडियोस को रिवाइज करना है, देखना है और सारे सुपर टेस्ट सीरीज को, थ्योरी सीरीज को अच्छे से अपने माइंड में सेटअप करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कंसेप्ट से रिलेटेड, हमसे इंस्टाग्राम मैसेंजर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू पुटअप कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे से कॉन्सेप्ट क्लियर से रिलेटेड क्यूरी पूछ रहे हैं तो हमारी टीम उनको रिप्लाई कर रही है और उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और वो साथ साथ प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे हैं। तो आप सबको भी हम यही बोलेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा लेवल को बढ़ाइए, बिकॉज एक फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, एग्जाम कब होगा, ये सब चीज़ें तो हो ही जाएंगी जब एग्जाम होगा, बट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो दूसरी चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ एग्जाम पर फोकस करें और अपनी तैयारी पर फोकस करें सो दैट आप इस एग्जाम को क्रैक करके ऑफिसर बन सकें। सो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलेंगे जल्दी, और हम जो शेड्यूल है वो कम्युनिटी पोस्ट पर और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देते हैं, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप उसको फॉलो करते रहिए रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।